हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, या इस टॉपिक को ऐसे ही बोल सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। यानी कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है उसका क्या मैकेनिज्म है, वो किस तरीके से फ्लो करता है। क्लियर है? आज हम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, यानी मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। नंबर वन, मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियरली 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर। अब हम सब जानते हैं कि जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो सबसे पहली बात मेटल की गई है। नंबर वन पॉइंट है कि जो मेटल होता है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि करंट को फ्लो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि करंट की डेफिनेशन ही ये है कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट ज़्यादा होगा। फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा कब होगा? जब ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन्होंने बोला है कि मेटल्स के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियरली 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर में, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10⁻28 अराउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ना नोटबुक लेके बैठो और नोट साथ के साथ बनाते चलो। नंबर वन पॉइंट क्लियर है कि भाई मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। नंबर टू, आगे, in the absence of any electric field, these electrons are in state of continuous random motion due to the thermal energy। यानी कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर है। अब हमने बात की कि भाई ये कंडक्टर किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। ये कंडक्टर किसका बना है? मेटल का। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लिया क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो बोल रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी ये बैटरी से कनेक्ट नहीं है, किसी भी सेल से कनेक्ट नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को नहीं रखा गया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। कैसे होते हैं? रैंडम, मतलब कहीं भी किधर भी मूव कर रहे होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर इधर उधर इधर उधर हो रहे होते हैं। कब? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, ड्यू टू द हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी की वजह से इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डिफरेंट 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 डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। आगे, एट रूम टेम्परेचर दे मूव विद वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इन्होंने वेलोसिटी का भी आइडिया दे दिया कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें, क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात हो रही है कहाँ पर? रूम टेम्परेचर में। कहाँ पर? रूम टेम्परेचर में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ स्पीड भी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है। तो रूम टेम्परेचर में इन्होंने बोला है जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी वेलोसिटी होती है अराउंड 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह लो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बोल रहा है however these velocity are distributed randomly in all direction। यानी कि जो ये वेलोसिटी है आपकी वो डिस्ट्रीब्यूट है ऑल डायरेक्शन में, क्योंकि 10⁵ मीटर पर सेकंड ऐसा तो नहीं है कि भैया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, कहीं भी, इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन। क्लियर है? अभी हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर को नहीं दिया है, तो आपके माइंड में क्लियर हो गया कि भाई जब भी कोई कंडक्टर होगा मेटल का, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मूव कर रहे होंगे, रैंडम डायरेक्शन में होंगे, और स्पीड, रूम टेम्परेचर की बात करें, जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर होंगे। क्लियर है? नोट करना हो नोट कर लो, साइड से हो जा रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कोई भी प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होती, क्योंकि वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रैंडम। कैसे? रैंडम। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑन द एवरेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन, ये कह रहे हैं कि एक एवरेज मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे होते, तो क्या होगा? चार्ज
ऐड होगा तो जीरो। ठीक क्लियर है। तो विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इन्होंने कहा है कि मोटा मोटा ऐसे कह लो कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हैं, पर ऐसा भी माना जाता है ऑन एन एवरेज जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन अपोजिट में, जितने भी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उतनी अपोजिट में, जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन अपोजिट में। यानी इतना रैंडम मोशन हो जाता है कि अपोजिट में भी उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो वही बात इन्होंने बोली है कि on the average the number of electron traveling in any direction will be equal to the number of electron traveling in opposite direction। ठीक है हमने भाई, आगे बढ़ते हैं। अब उनकी इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड, उसको मान लेते हैं u1। मान लो इनिशियली u1 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं उधर। देखो इफ u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, un वेक्टर आर द रैंडम वेलोसिटी ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन। हमने मान लिया n फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक होंगे नहीं, दो होंगे नहीं, तीन होंगे नहीं, चार होंगे नहीं, कितने होंगे भाई पता नहीं, लाखों करोड़ों होंगे, क्योंकि 10⁻28 तो पर क्यूबिक मीटर में थे भैया। काउंटिंग ही नहीं आती थी तो मुझे भी कि 10⁻28 एक क्यूबिक मीटर में इलेक्ट्रॉन बता पाऊँ मैं। तो समझ रहे हो, मान लिया n इलेक्ट्रॉन है, n रैंडम, n हमने कोई भी जनरल टर्म मान लिया कि भैया n इलेक्ट्रॉन है टोटल। ठीक है, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की मान ली u1 वेलोसिटी, दूसरे वाले की u2, तीसरे वाले की u3, चौथे वाले की u4, पांचवें वाले की u5, ऐसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो n वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी un। तो ये आपकी हो गई u1 u2 un आर द रैंडम वेलोसिटी ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? किसी भी चीज़ का एवरेज क्या होता है? जितनी क्वांटिटी है, जितने नंबर है उनको ऐड कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, ऐड करते हैं। तो हमने मान लिया एवरेज वेलोसिटी को u वेक्टर, क्या मान लिया, ये क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी कौन सी वाली है? जो थर्मल एनर्जी की वजह से, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। तो u वेलोसिटी क्या होगा? u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस u4 वेक्टर डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n। अब हमने क्या बात की थी अभी कि भैया इतना ज़्यादा इनका अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी हो जाती है? जीरो। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में क्या है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन में अपोजिट है तो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ गई जीरो। तो इसे याद रखना इक्वेशन 1, इसे कहीं आगे हम यूज कर सकते हैं आगे। thus there is no net flow of charge in any direction। यानी कि यहाँ से तो कंक्लूजन ये निकल गया कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज किसी डायरेक्शन में हो ही नहीं पाता, क्योंकि जितना चार्ज इधर गया उतना ही चार्ज इधर गया, कैंसिल हो गया, ना चार्ज इधर गया ना इधर गया। जितना चार्ज इधर गया उतना चार्ज इधर गया, कैंसिल हो गया, नेट चार्ज फिर से जीरो हो गया। तो कहने का मतलब है चार्ज तो बहुत है, बट देखा जाए एक्चुअल में तो किसी भी डायरेक्शन में कोई भी चार्ज ही नहीं है, किसी डायरेक्शन में कोई फ्लो ऑफ चार्ज ही नहीं है। देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। यानी कि ये कहानी थी आपकी जब तक आपने सेल या बैटरी अपने कंडक्टर से नहीं लगाया। क्लियर है? यहाँ तक कहानी पूरी समझ में आ गई? नोट करना, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, यानी कि इस कहानी के अंदर हमारे सेल लगा नहीं है, अभी बैटरी लगी नहीं है, नॉर्मल कंडक्टर है। इसके अंदर हमने स्टडी करी है हमने कि भैया चार्ज है, क्योंकि हमसे बोला गया था फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया चार्ज तो फ्लो ऑफ भी कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है ऐसा दिख रहा है, पर एक्चुअल में कोई फ्लो ऑफ चार्ज ही नहीं है। क्यों नहीं है? जितना चार्ज इधर जाता है उतना चार्ज इधर जाता है, एवरेज चार्ज जीरो हो जाता है। तो एक्चुअल में कहीं फ्लो ऑफ चार्ज हो ही नहीं रहा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आए? तो इसीलिए नॉर्मल कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता, जैसे सेल या बैटरी लगा हुआ करंट आ जाएगा। तो अब स्टडी करेंगे भैया सेल और बैटरी लगा देंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो अब बात करेंगे आगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया एक्सटर्नल, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, आपने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई वेक्टर, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब अप्लाई हो गया। अब क्या होगा? अब जो इसके अंदर रैंडम मोशन हो रहा था अब देखेंगे क्या होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ई वेक्टर ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द फोर्स ई वेक्टर। आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता था? F इक्वल्स टू होता था QE। याद है कि नहीं है? ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो तो F इक्वल्स टू कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन माइनस E और इलेक्ट्रिक फील्ड E, और माइनस ऐसे लग गया क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो F इक्वल्स टू माइनस ई, तो वही बोला है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो होगी माइनस E, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और E वेक्टर यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ऐसा क्यों बोला? देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है जो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन ये कैसे है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज।
तो क्या होगा भाई, इधर अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इधर पॉजिटिव होगा और इधर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लग रहा है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी अपोजिट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा सबका, जो रैंडम मोशन में थे अब वो रैंडम मोशन में ना होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने लगे इस तरफ। और ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आगे बोला एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड अंडरगो एन एक्सीलरेशन ए वेक्टर गिवन बाय, यानी कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी तो उस पर एक्सीलरेशन होगा। बिल्कुल सही बात है। एक्सीलरेशन कितना होगा, फोर्स पर मास होता है, फोर्स पर यूनिट मास, एफ इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला ये तो पढ़ा है ना भैया, 9 से लेके पढ़ते आ रहे हैं, एफ इक्वल टू एम ए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम, और फोर्स कितनी है माइनस ई अपॉन ई, तो माइनस ई ई वेक्टर, फोर्स कितनी है माइनस ई ई वेक्टर बाई एम। तो ये आपका हो गया एक्सीलरेशन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का होगा। बात क्लियर है मेरे भाई, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन होगा कब, जब फोर्स अप्लाई होगी, और एक्सीलरेशन किधर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखेंगे एक्सीलरेशन कैसे होगा, ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ई ई वेक्टर अपॉन एम, वेयर ई इलेक्ट्रॉन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे बढ़ूं, एज द इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट दे फ्रिक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल। अब सीधी सी बात है कि भैया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ अंदर इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूक्लियस भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन भाई एक्सीलरेट करके भक्कर जाएगा तो बीच में और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है टकराने के लिए, कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है टकराने के लिए। तो क्या होगा, ये बार बार एक्सीलरेट होगा, टकराएगा, रुक जाएगा, फिर एक्सीलरेट होगा, फिर टकरा जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि भैया भीड़ बहुत है अंदर, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से तो जा नहीं पाएगा एक्सीलरेट होके। तो आगे की कहानी क्या है कि एज द इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट दे फ्रिक्वेंटली कोलाइड with the positive metal ion or other electron of the metal between two successive collision, यानी पहला वाला टकराया और फिर टकराने के बाद दूसरा वाला, तो between two successive collision an electron gain a velocity component in addition to the random velocity in a direction of opposite to electric field E। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, अब फोर्स भी अप्लाई कर दी, एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन अ वेलोसिटी कंपोनेंट, भैया इलेक्ट्रॉन पे और ज्यादा वेलोसिटी कंपोनेंट मिल जाएगा। पहले तो थर्मल एनर्जी की वजह से थर्मल वेलोसिटी थी, अब इन एडिशन टू इट्स रैंडम वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब उसे एक और वेलोसिटी कंपोनेंट मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो फोर्स लग रही है वो वाला। क्लियर है, यानी कि भैया अब तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा तेजी से भागना शुरू कर देगा। पहले तो रैंडम थर्मल मोशन था, अब तो और ज्यादा तेजी से भागेगा। क्यों, क्योंकि भैया अब तो एक्सीलरेशन होने लगा, उसमें फोर्स लगी। आगे बात करेंगे। However, the gain in velocity lasts for a short time, यानी कि इन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी में गेन होगा वो सही बात है, एक इलेक्ट्रॉन है थर्मल वेलोसिटी से चल रहा था, फोर्स लगी, एक्सीलरेट हुआ, तेज चला, लेकिन जैसे ही आगे तेज चलेगा कोई ना कोई मिल जाएगा, टकरा जाएगा, तो बहुत छोटे समय के लिए स्पीड बढ़ेगी, फिर टकरा के फिर रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर टकराया फिर रुक जाएगा। तो समझ रहे हो ना कहानी क्या होगी कि भाई बहुत छोटे टाइम के लिए वेलोसिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं एक बार एक्सीलरेट हो गया हूं करके पूरा निकल गया, नहीं, क्योंकि इतना जाने में तो भैया बीच में लाखों मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ों तो छोड़ो यार, गिनती नहीं है, 10⁻28 था 1 क्यूबिक मीटर में, याद है ना, जाने कितने मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, बहुत छोटी सी देर के लिए बढ़ेगी स्पीड, फिर कम हो जाएगी क्योंकि ये टकरा जाएगा। तो बोल रहा है कि हाउएवर द गेन इन वेलोसिटी लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड इज लॉस्ट इन द नेक्स्ट कॉलिजन, और खत्म हो जाएगी अगले कॉलिजन में। वेलोसिटी बढ़ी, टकराया, खत्म, फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर टकराया, फिर खत्म, फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर टकराया, खत्म। यानी कि वेलोसिटी तो बढ़ रही है पर बढ़ नहीं पा रही है। क्यों नहीं बढ़ पा रही है भैया, टकरा रहा है इतने लोगों से, इतने इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे हैं, इतना पॉजिटिव चार्ज बीच में आ रहा है। तो इन्होंने बोला एट ईच कॉलिजन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट अ फ्रेश विद अ रैंडम थर्मल वेलोसिटी, यानी कि टकराने के बाद फिर से वो रैंडम थर्मल वेलोसिटी से फिर से स्टार्ट करेगा, और ये कहानी उसकी चलती ही रहेगी इलेक्ट्रॉन की। तो अब क्या होगा आगे ध्यान से समझते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1, मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अभी रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1 वेक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया,
तब मान लो u1 वेक्टर उसकी थर्मल वेलोसिटी है, और थर्मल वेलोसिटी बोल रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए कि ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। ठीक है भाई, u1 वेक्टर एक्सेलरेट हुआ फॉर टाइम τ1, टाउ, इसे टाउ बोलते हैं। ठीक है, हमने मान लिया छोटे से टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेट हुआ, उससे मैंने बोला τ1 बिफोर इट सफर नेक्स्ट कोलिजन, अभी दूसरे कोलिजन से टकराया नहीं है। यानी यार समझ लो अभी ये कहानी अलग है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर अभी u1 थर्मल वेलोसिटी है, मान लो नेक्स्ट कोलिजन यहाँ पर है, हालांकि कितना दूर होता नहीं है पर मैं मान लेता हूँ कितना दूर है। अब इलेक्ट्रॉन पर अभी u1 वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी, तो अब एक्सीलरेट होगा, अभी कॉलिजन हुआ नहीं है, नेक्स्ट कॉलिजन यहाँ पर है, मैंने बोला ना नेक्स्ट कॉलिजन यहाँ पर है, तो u1 थर्मल वेलोसिटी है, τ1 के लिए यहाँ तक आएगा, भैया बीच में तो एक्सीलरेशन होगा ना, कहानी ये थी ना एक्सीलरेशन तो होगा लेकिन नेक्स्ट कॉलिजन पर टकरा जाएगा। तो अभी कहानी हम मान के चलते हैं नेक्स्ट कॉलिजन तक वेलोसिटी कितनी होगी वो तो पता करें कम से कम, तो वो कितना करी तो कितना आएगा, हम जानते हैं हमने 9th पढ़ा था v इक्वल टू होता है u प्लस at, याद है कि नहीं, कितने लोगों को याद है भैया, न्यूटन्स लॉ ऑफ वो न्यूटन की जो इक्वेशन थी, v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, याद है ना, वो याद होनी चाहिए। तो v इक्वल टू होता है u प्लस at, फॉर्मूला पुट किया, तो जो वेलोसिटी अटेन करेगा यानी मान ली v1, ये कब है, जब वो विद थर्मल वेलोसिटी फोर्स की वजह से एक्सीलरेट हो गया v1, u1 इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी थर्मल वेलोसिटी थी, a जो एक्सीलरेशन हुआ τ1 जितना उसे टाइम लगा, यानी ये तो कहानी हो गई सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ने जो वेलोसिटी अटेन की। क्लियर है। अब कह रहा है सिमिलरली, हम तो मान के चल रहे हैं ये वाली कहानी एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, तो द वेलोसिटी ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इसी तरीके से जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो भी वेलोसिटी गेन करेंगे, जैसे v2 जिसकी उसकी u2 जो उसकी थर्मल वेलोसिटी होगी प्लस जो एक्सीलरेशन हुआ τ2 जितना भी टाइम लेगा, v3 जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u3 a यानी जो एक्सीलरेशन हुआ τ3 पता नहीं कितना टाइम लेगा नेक्स्ट कॉलिजन होने में, नेक्स्ट सक्सेसिव कॉलिजन होने में। तो इस तरीके से v1 v2 v3 v4 v5 v6 ऐसे निकालते जाएंगे कहां तक, vn तक। तो इस तरीके से हमारा vn कितना आ जाएगा, जो nth इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है un प्लस जो उसमें एक्सीलरेशन हुआ और τ1 जितना भी उसे टाइम लगा नेक्स्ट वाले कॉलिजन तक होने में। क्लियर है। तो ये आपकी हो गई क्या, वेलोसिटी अटेन बाय ईच इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी अटेन की हर इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है, तो हमने निकाल ली कि ये इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, थर्मल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन हुआ, टाइम जो लगा वो τ1 τ2 τ3 जो जो लग रहा है जिनको, उसके हिसाब से। बिल्कुल क्लियर है, नोट करना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बात आती है कि एवरेज वेलोसिटी vd ऑफ ऑल एन इलेक्ट्रॉन विल बी, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते ही इस चीज को है कि जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की होती है, जो इलेक्ट्रॉन से उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन भग रहा था v1 वेक्टर से, दूसरा v2 से, तीसरा v3 से, चौथा v4 से, डॉट 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 डॉट, जो n वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भाग रहा होगा v वेलोसिटी vn डिवाइडेड बाई n। यानी जब इसका एवरेज निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, कि भैया इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग इस वेलोसिटी से भाग रहे हैं, क्योंकि v1 अलग वेलोसिटी है, v2 अलग वेलोसिटी है, थर्ड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग है। तो भैया ऐसे कैसे क्लियर हो पाएगा, तो एक एवरेज निकाल देते हैं भैया, लगभग लगभग हर इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से भागा करता है। जब आप एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी होती है। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आई होप। अब वैल्यू पुट कर दो। अभी अभी आपने पढ़ा कि भैया v1 वेक्टर इक्वल टू क्या था, u1 वेक्टर प्लस a τ1 वेक्टर, v2 कितना था, u2 वेक्टर प्लस a τ2 वेक्टर था कि नहीं था, v3 कितना था, u3 यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस a τ3, पुट कर दो ना, v1 u1 प्लस a τ1, v2 ut प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस डॉट 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 vn यानी un प्लस a τn डिवाइडेड बाई n। इससे इस स्टेप पे आने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब एक बात बताओ, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 इन्हें अलग लिख लूं, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर इसे अलग लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक n मैंने इन्हें दे दिया, भैया अलग अलग हो सकता है ना, ये बात तो पता है ना कि 5 प्लस 3/2 है, 5 प्लस 3/2 है। अगर किसी की इच्छा है
तो वो इसको ऐसे भी तोड़ लग सकता है ना भैया, 5/2 प्लस 3/2। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि 2 अपने अपना दे दिया जाता है। तो सेम भैया जब सब कुछ प्लस हो रहा है तो एक n बगल वाले को दे दो। 5 ने अपना 2 ले लिया, 3 ने अपना 2 ले लिया। अगर सेपरेट होना चाह रहे हैं तो कर दो। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un आपने डिवाइड कर दिया, n से अलग सेपरेट दे दिया, और a τ1 τ2 डॉट 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 τ1 बाई n अलग दे दिया। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो भाई वापस से वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। u1 u2 un अलग ले लिया, a τ1 a τ2 a τ1 अलग ले लिया, a कॉमन ले लिया, तो τ1 τ2 डॉट 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 τ1 बाई n इतना बचा। क्लियर है? नोट कर लो भाई पहले, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब याद करो इक्वेशन 1 कि जो थर्मल वेलोसिटी का एवरेज था वो तो 0 आया था। u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस u4 वेक्टर प्लस u5 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n कितना आया था, एवरेज 0। तो भैया ये तो हो गया 0, बचा कौन, a टाउ। कितना बचा, a टाउ। और वेयर टाउ क्यों लिख दिया मैंने, τ1 τ2 τ3। τ1 जो टाइम लगा एक इलेक्ट्रॉन को, τ2 जो इलेक्ट्रॉन को दूसरे को लगा टाइम, τ3 जो तीसरे इलेक्ट्रॉन को लगा, τ4 जो चौथे इलेक्ट्रॉन को लगा, τn जो nth इलेक्ट्रॉन को लगा। भैया सबका टाइम कैसे लूँ अलग अलग, इनका एक एवरेज ले लो। कितना ले लिया, टाउ। इनका एवरेज ले लिया मैंने टाउ, तो इन सबका एवरेज ले लिया मैंने टाउ। तो वेयर मैंने लिख दिया टाउ इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट 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 τ1 डिवाइडेड बाई n। इनका एवरेज टाउ ले लिया, इज द एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन। क्लियर है? तो 0 प्लस a टाउ याद रखना। टाउ क्या है, एवरेज जो टाइम लगा सबको, सारे इलेक्ट्रॉन को, तो वो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। द एवरेज टाइम दैट elapses between 2 successive collision of an electron is called relaxation time। यानी कि जो टाइम लगता है ना 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, यानी कि टाउ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी होगी, याद रखना। द एवरेज टाइम दैट elapses between 2 successive collision of an electron is called relaxation time। जो टाउ चल रहा है ना उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये डेफिनेशन थी इसलिए आगे बीच में। फॉर मोस्ट कंडक्टर इट इज द ऑर्डर ऑफ 10 to the minus 14 सेकेंड। ठीक है, जो बोल रहा है कि जो टाइम लगता है ना एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे किसी पार्टिकल से टकराने में, इतना लगता है, बहुत ज्यादा कम है मेरे भाई, विकट का कम। 10 to the power minus 14 सेकेंड, 1-2 सेकेंड भी नहीं, 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड। ठीक है मेरे भाई, आगे द वेलोसिटी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस टाइम इज, अभी अभी हमने देखा कितना आया था हमारा, vd इक्वल टू a वेक्टर टाउ। यही तो आई थी vd, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो तो 0 ही बन गया था एवरेज। जो हमारी एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी वो तो 0 ही बन गई थी, प्लस a टाउ। तो यहां से इन्होंने बोल दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एक इलेक्ट्रॉन की होगी, एक एवरेज जो होगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का, वो इक्वल होगा a वेक्टर जो एक्सीलरेशन हुआ और टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि जो जितना भी इलेक्ट्रॉन को अलग अलग टाइम लग रहा था, τ1 τ2 τ3 τ4 τ5 τ6 τ7, उन सब का एवरेज यानी कि टाउ वो इतना होगा। क्लियर है? अब a का फॉर्मूला आपको याद है, पहले मैंने लिखा था a इक्वल टू f अपॉन m, याद हो तो, और f इक्वल टू क्या लिख दिया था मैंने, माइनस का e अपॉन m, याद आया। a इक्वल टू क्या था, f अपॉन m, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, और फोर्स कितना लग रहा था इलेक्ट्रॉन पे, माइनस e बाई m। तो पुट कर सकते हैं टाउ की, उसकी a की जगह पुट कर दो कि माइनस का e बाई m और टाउ एज इट इज। तो आ जाएगा a की जगह क्या लिख दोगे, माइनस का e बाई m इंटू टाउ। देखो वही आ गया कि नहीं आ गया, e, ये रहा e, टाउ टाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई m। यानी ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यानी माइनस e वेक्टर मल्टीप्लाई बाई टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मल्टीप्लाई बाई e इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई m। ये सिर्फ अकेला एक्सप्रेशन नहीं है, आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो अलग है। तो याद रखना डिफरेंट एक्सप्रेशन है। जैसे हमने पावर पढ़ते थे ना, तुम्हें याद हो कि पावर इक्वल टू वी भी होता था, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता था, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता था, डिफरेंट पावर के एक्सप्रेशन से। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो सेम वही वाली बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन तो ये है, माइनस का ई वेक्टर टाउ ई अपॉन एम, कोई और भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहीं से ड्राइव होंगे सारे, यहीं पे हम ई की वैल्यू आगे कुछ पुट कर देंगे, एक्सप्रेशन बदल जाएगा, एम की वैल्यू कुछ पुट कर देंगे, एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं बाई अप्लाइंग या बाई पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, तो द पैरामीटर वीडी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पैरामीटर जो है आपका वीडी, वो क्या निकल के आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया। तो ये आपका एक्सप्रेशन था जो आपको याद रखना है।
बाद में इनकी वैल्यू पुट करके इस एक्सप्रेशन को आगे पीछे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्लियर मेरे भाई? तो आपको मैकेनिज्म ऑफ करंट इन अ कंडक्टर समझ आ गया? थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या कुछ सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो तो मेरे भाई मोस्ट वेलकम है आप लोगों का कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।